गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब में मजे में हो ना? हाँ सर, मजे में हैं। तो मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो चलिए भाई फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो हल्की सी बेंड हो जाती है, तो इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। सर ये मीडियम कौन कौन से होते हैं? जैसा मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में गई, वाटर से एयर में आई, एयर से डायमंड में गई, एयर से कैरोसिन में चली गई, पेट्रोल में चली गई, तो वो भाई बेंड होती रहती है, उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, अ बेंडिंग रे ऑफ लाइट व्हेन रे एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। ठीक है भाई, बेंडिंग का मतलब होता है हल्का सा मुड़ना। अब यहां पर हम देखें ये वाला, जैसे आप देखिए ये है रेरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। सर ये रेरर और डेंसर मीडियम कौन कौन से होते हैं भाई? तो रेरर मीडियम मतलब जो थोड़ा सा जिसकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसर मीडियम मतलब जिसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि रेरर मीडियम मेरा कौन सा हो गया भाई? एयर वाला। एयर वाला मेरा हो गया रेरर मीडियम, और डेंसर मीडियम बच्चों मेरा मान लिया मैंने कौन सा हो गया? वाटर हो गया। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट, इसको हम कौन सी बोलेंगे? इंसिडेंस रे, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट विल टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये बच्चों किसकी साइड मुड़ जाएगी? नॉर्मल की साइड मुड़ जाएगी। ये देखिए ये ऐसी आई है और ये परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल बोलते हैं। तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से आई और ये देखिए ये नॉर्मल की साइड क्या हो गई बच्चों? बेंड हो गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। अब दूसरा अपोजिट कर देते हैं, डेंसर वाला मीडियम पहले कर दिया और रेरर वाला मीडियम बाद में कर दिया। तो फिर ये देखिए ये कोई मेरी इंसिडेंस रे ऑफ लाइट आई और ये परपेंडिकुलर लाइन बच्चों क्या हो गई? नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो जब भी कोई इंसिडेंस रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है, ये देखिए डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में गई तो इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखिए नॉर्मल से थोड़ी दूर भाग गई। ठीक है भाई, तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। और यहाँ पर एक और मैं स्पेशल पॉइंट आप लोगों के लिए बता देता हूँ। इस वाली कंडीशन में इंसिडेंस एंगल बड़ा रहेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो छोटा रहेगा। ठीक है बच्चों, और इस वाली कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा रहेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों क्या रहेगा? छोटा रहेगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना भाई? तो दोनों रूल फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन एनी रे गोज फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की साइड मुड़ जाएगी। और व्हेन एनी रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ठीक है ना भाई? चलिए भाई अब हम देखते हैं जरा यहां से ये स्नेल लॉ क्या होता है भाई? सर ये स्नेल लॉ तो जल्दी बता दो भाई। तो स्नेल लॉ के बारे में हम एक बात करें, स्नेल लॉ सीबीएसई में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ जरूर कर लेना। ठीक है, तो स्नेल लॉ बच्चों क्या होता है? द रेशो ऑफ साइन। अब एक बात बताओ आप लोग, साइन आपने साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है या नहीं पढ़ी? सर याद नहीं आ रही। हाँ सर पढ़ी है। ठीक है भाई, तो आपका जो 10th क्लास का मैथ है उसमें एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसे पढ़ लेना। और यदि आपने ना पढ़ी हो तो अपने अपने मैथ वाले सर से बोल देना सर ट्रिग्नोमेट्री करवा दो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ओके बच्चों, और यदि आपको इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस चाहिए तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, और आप लोग साथ में ये बताते जाइए आपको कौन सा टॉपिक टफ लगता है और आगे आप कौन से टॉपिक्स की वीडियो चाहते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जल्दी जल्दी उन टॉपिक्स की वीडियो बनाऊंगा और आपके पास भेजूंगा। तो चलिए भाई देखो ये साइन ऑफ ये अपना क्या आएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा क्या आएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस लॉ ने ये बताया द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज कांस्टेंट, इट इज नॉन एज स्नेल लॉ। आपको क्या करना है बच्चों? ये जो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका साइन लेना आएगा और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका साइन लेना आएगा। तो आप इन दोनों का रेशो करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा?
कांस्टेंट मिलेगा। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखोगे, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला जो होता हैगा उसकी रेंज 0 और 90 डिग्री के बीच में होती है। सर इसका क्या मतलब होता हैगा? तो इसका ये मतलब होता है बच्चों, ये जो इंसिडेंस एंगल है वो 0 और 90 के हमेशा बीच में रहेगा। ऐसा नहीं है इंसिडेंस एंगल यहाँ पर 120 डिग्री बन गया, 150 डिग्री बन गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा याद रखोगे। तो ये स्नेल लॉ को कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। अब चलिए भाई एक एक्टिविटी समझ लेते हैं। तो एक्टिविटी क्या बोल रही है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या बोली भाई? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सर इसका मतलब क्या होता है, ये एक्टिविटी बता दो। तो भाई ये जो एक्टिविटी है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम जल्दी से फटाफट समझ लेते हैं। तो देखिए ये कोई एक ग्लास का स्लैब है, ठीक है बच्चों। ये एयर वाला मीडियम है मतलब फर्स्ट, ये ग्लास वाला मीडियम है मतलब कौन सा हो गया भाई? डेंसर मीडियम हो गया। ये कौन सा हो गया बच्चों? रेयर मीडियम हो गया। और ये वाला फिर से बाहर एयर वाला मीडियम, तो ये बच्चों कौन सा हो जाएगा? सर रेयर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब रूल ये लिखे भाई आपके आंखों के सामने। ठीक है भाई, चलो तो कोई रे इंसिडेंस रे आई, ये हमने एक नॉर्मल डाल दिया। ये भी नॉर्मल कैसा होता है बच्चों? बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है ऐसा। ठीक है, तो ये कोई इंसिडेंस रे आई और ये क्या हो गया? ये नॉर्मल हो गया। तो जब इंसिडेंस रे और रेयर मीडियम से कहाँ जाएगी? डेंसर मीडियम में, तो इट विल टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखिए नॉर्मल की साइड मुड़ गई भाई, तो यहाँ पर एंगल कितना बना? R1 बना सर। ठीक है, अब इसके बाद में ये देखिए अब डेंसर मीडियम से कौन से मीडियम में जाएगी? रेयर मीडियम में। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई तो इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखिए ये नॉर्मल से थोड़ी दूर हट जाती है। तो ये हमारी हो गई इंसिडेंस रे, ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारी कौन सी हो गई बच्चों? इमरजेंस रे हो गई। तो ये बनेगा यहाँ पर एंगल आई हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर जल्दी बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतनी भी क्या जल्दी पढ़िए भाई। चलो एंगल R1 और एंगल R2 ये हमारे क्या हो जाएंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन से हो जाएंगे बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये मैंने लिख दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो अब इसके बाद में देखते हैं एंगल ई कौन सा हो जाएगा हमारा? एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि ये इमरजेंस रे के साथ में बनाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में निकाल के बता रहा हूं। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमरजेंस है ये हमेशा इक्वल रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस जो रहेगा बच्चों हमेशा इक्वल रहेगा। तो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखोगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप यहाँ से क्या याद रखोगे? देखिए अब यहाँ से देखना, देखो ये क्या होता है? जेड। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या बन रहा है बच्चों? जल्दी बता दो सर। जेड बन रहेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है भाई, चलो भाई, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप यहां से याद रखोगे। चलो अब इसके बाद में हम देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बच्चों उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट हैज़ नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो इसकी डेफिनेशन होगी द रेशो ऑफ, क्या डेफिनेशन होगी बच्चों? द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या देखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में देखेंगे, और ठीक है स्पीड ऑफ लाइट इन किस में देखेंगे? मीडियम में। तो हम जब इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है सर, अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा कंसेप्ट, तो चलो भाई कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए देखिए भाई, ये देखते हैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं। तो मैंने लिखा, अब यहाँ पर मैंने मान लिया, एक बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे
कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट वो एयर और वैक्यूम में फिक्स होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। सर कितनी होती है? तो बच्चों वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर और वैक्यूम में। अब मान लेते हैं हम भाई कि एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं इसके ऊपर। तो इसका फॉर्मूला क्या बना हमारा, देखिए स्मॉल n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को हम किससे डिनोटेट कर देंगे, c से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम किससे शो कर दे रहे हैं, v से शो कर दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया बढ़िया सा प्यारा सा फॉर्मूला। चलो अब भाई कुछ एक क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है। तो मैंने लिखा एक क्वेश्चन ले लिया कि इफ, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम मुझे कितनी दिएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मुझे दे दिया इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, ठीक है, देन फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब जो ग्लास होता है तब उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहेगी। ठीक है भाई बच्चों, देख लेते हैं जल्दी से फटाफट, छोटा सा न्यूमेरिकल है, जल्दी से कर लेते हैं। सर करवा दीजिए जल्दी से। तो चलिए भाई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना दिया था, 1.5 दिया था। सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और हमें क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो VG कर दो भाई, ये उठ के इधर आएगा और ये उठ के इधर जाएगा। तो VG इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में कितना 1.5। 1.5 से 3 कैंसिल हो गया, तो VG इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो स्पीड ऑफ लाइट हैगी वो एयर में हमारी कितनी हैगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही वो ग्लास में गई, ग्लास के अंदर मतलब कांच के अंदर, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, कम हो गई। बहुत अच्छे, क्या हो गई सर, कम हो गई। तो जब ये कम हो गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब हुआ, कितनी कम हो गई, 1.5 टाइम कम हो गई इसके। अब आ रहा है सर समझ में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्या बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो वो कितने टाइम कम हो गई या कितने टाइम ज्यादा हो गई। सर अब आने लगा समझ में। जैसा कि मान लीजिए इसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट मैं जल्दी से बना लेता हूँ फटाफट, मेरे प्यारे बच्चे सीखने वाले हैं भाई। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में, अच्छा एक बात और, जो भी बच्चे वीडियो देखा करें तो वो थोड़ा भाई कमेंट कर दिया करो, अपने सर को मोटिवेट कर दिया करो कि सर या सर कर सकते हो आप अच्छे से। ठीक है भाई, आप लोगों से ही सीख रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा। तो यहाँ से मेरा कंसेप्ट बनाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू C/V। तो बेटा इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, देख कैसे आते हैं। तो यहाँ से रूल बन रहा है, रूल क्या बन रहा है यहाँ से कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि जैसे मान लीजिए कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर कैसे, जैसा मान लीजिए अभी क्वेश्चन में बताता हूँ इसके ऊपर, पहले रूल समझ लेते हैं। अब जैसा मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो दैट मीन्स आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, मीडियम में बढ़ रही है। सर कैसे बढ़ रही है, जल्दी फटाफट समझा दीजिए। तो बच्चों इसके ऊपर मैं देखता हूँ, देखो जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना होता है वो करीबन 1 होता है, और डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो करीबन कितना होता है, 2.42 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और डायमंड जो है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो रहा है बच्चों, ज्यादा हो रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जैसे ही एयर से स्पीड ऑफ लाइट डायमंड के अंदर जाएगी
तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है सर, आ गया। तो आपकी एनसीईआरटी में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल दिएगी, उसको एक बार लर्न कर लेना। ठीक है, रट्टा मत लगाने बैठ जाना, नहीं तो रट्टा लगाने बैठ जाओ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रूल होता है। इसका मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि ये ज़्यादा तो ये कम, और ये कम तो ये ज़्यादा। ठीक है सर, आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में। चलो अब इसके बाद में जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसके बाद में जो उसके न्यूमेरिकल हैं वो मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल के लेक्चर में।